अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स देखें तो आज के दिन एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट 42,900 अबव नंबर्स पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। हम कह सकते हैं कि 43,000 का लेवल बहुत करीब है, लेकिन एक मूवमेंट मार्केट की काफ़ी स्लो दिखाई देती है, एक स्लगिश मूवमेंट ओवरऑल जो अगर फिटनेस करें तो देखी जा रही है। साथ साथ अगर मार्केट के नंबर्स पर थोड़ा सा फोकस करें तो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन थोड़ी सी कॉशियस स्टेंस की तरफ, यानी कि एक रिलक्टेंसी की तरफ है, लेकिन एक अच्छी बाइंग मार्केट के अंदर एक फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने की वजह से देखी जा रही है। और कल के दिन हम कह सकते हैं कि मार्केट अगेन एक अच्छा जंप ले तो साथ साथ नंबर्स जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं और साइकोलॉजिकल बैरियर चेंज हो सकता है। चलें जी, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,761.19 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट की 43,776.45। लोअर वाज 42,761.19 एंड फाइनली क्लोजर 42,928.62। एक अच्छी चेंज मार्केट के अंदर देखी जा रही है। 167.43 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 195.97 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेन्स हैं 63.34 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू इज गुड 6.78 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स, ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के डिक्लाइन के साथ। 1.39 पे क्लोजर, 18.58 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TPLP सेकंड स्कॉट पे 1.4 का गेन देखा गया। 20.15 पे क्लोजर रहा। 18.51 का कारोबार रहा एंड लास्टली हैज कॉल 0.18 का गेन, 7.98 पे क्लोजर, 15.39 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। ये था आज का वॉल्यूम लीडर्स एंड मार्केट की परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। वी आर होपिंग कि गुड न्यूज़ आए तो मार्केट के अंदर अगेन जंप आए, अच्छे ट्रिगर्स आए ताकि ये जंप जो है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज टॉपिक ऑफ द डे में हम बात करने वाले हैं सी पैक के हवाले से। सी पैक एक गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए, ऑलवेज बीइंग अ प्लेजर जब हम ये डिस्कस करते हैं कि सी पैक जो है वो एक ऐसा कॉरिडोर है जिसमें तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए अलाइन होती हैं। पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी में जो अहम रोल है वो सामने आता है। साथ साथ पाकिस्तान की जो एक पोजीशन है पूरे रीजन के अंदर वो काफ़ी जो है वो इसमें सामने आती है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और की पोजीशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू 4 कॉरिडोर चाइना की जानिब से जो है उसके बारे में बातचीत की जा रही है कि इसमें वो कोऑपरेट भी करेगा और इनका फ़ौरन आगाज़ होना चाहिए, इसको फौरी तौर पे काम शुरू होना चाहिए। तो इस पे बात करेंगे हम कि कितना इम्पॉर्टेंट होगा ये फेस और इसको अगर फास्ट पेस पे काम किया जाए। साथ साथ जो कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं सी पैक के ऊपर काम किया जा रहा है, स्पीड भी ज़रा तेज़ हो रही है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ भी स्पीड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है काम। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, खासकर जब प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना विजिट था उसमें भी ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से बात की गई थी, कराची टू पेशावर। ये जैसे जैसे इस टाइप के प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होंगे, खासकर हम कहते हैं साइनिंग के होने के बाद, MOUs होने के बाद जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होंगे उतना ही ज़्यादा जब काम होता हुआ दिखाई देगा पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और इसके जो पर्क्स होंगे वो हमें आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, अपकमिंग ट्रिगर्स कौन से हैं वो बात करेंगे और PSX रैप के बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या दिखाई दे रहा है आजकल, क्या पोजीशन है, आने वाले दिन कैसे होंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज़ मर्चेंट साहब, CEO ऑफ मर्चेंट इन्वेस्टमेंट, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रंगूनवाला साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो अफरोज़ साहब, मार्केट की बात हो रही है तो आप मार्केट एनालिसिस से स्टार्ट करें। और दूसरा ये कि सी पैक जो कि मैंने स्टार्ट में ही बताया कि 4 कॉरिडोर्स का आगाज़ हो रहा है, वो भी प्लीज़ सबसे पहले बताइए। देखिए, सी पैक चाइना का तो मैं समझता हूँ कि ये अगेन इट वाज अ सक्सेसफुल विज़िट और ये चाइना की वजह से हमारे जो मेनली पावर प्लांट्स जो लगे हैं, आज 10,000 मेगावाट का जो लास्ट PMLN के टेन्योर में जो ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स लगे, आप सोचे वो नहीं लगे होते तो हम कहाँ आज होते। तो ये तो चाइना की वजह से एंड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम
और ठीक है, इस बायलैटरल बेनिफिट है चाइना का भी, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, बट पाकिस्तान इज बेनिफिटिंग ट्रेमेंडसली एट द टाइम जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्लो है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अगेन एक अच्छा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। राइट और दूसरा ये कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, यहाँ पे गवादर में डेवलपमेंट की जा रही है, यहाँ पे ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से बात की जा रही है। सी पैक अभी तक हम इसका तखमीना नहीं लगा सकते कि इसके कितने फ़वाइद होंगे, यंगस्टर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? नहीं, देखिए यंगस्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमें सिर्फ मैं समझता हूँ कि उस वक़्त हमें भी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, खैर अभी भी है, लेकिन ये थोड़ा सा अगर चाइना के साथ जो मज़ीद जो फ्यूचर में जो हो रहा है, अगर 50-50 सॉर्ट ऑफ हो कि 50% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और 50% लोन्स हो। अब तक जो वो 80-90% लोन्स है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। लोन में भी हमें रीपे करना होता है एंड विच बिकम्स रियली डिफिकल्ट। तो किसी तरह अब जितने हो रहे हैं, ठीक है, हमें पावर प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़रूरत थी, मोस्टली वो लोन पे लगे हैं पावर प्रोजेक्ट्स। अब जो हम जितना इनिशिएटिव करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए। लाइक सऊदी अरेबिया हैज़ शोन इंटरेस्ट इन स्टैब्लिशिंग अ रिफाइनरी इन ग्वादर। तो वो अब आज जिस तरह की मीडिया की न्यूज़ है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं भाई 20 ईयर टैक्स हॉलीडे हम दें और वो $5 बिलियन का वो रिफाइनरी। तो वो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें पाकिस्तान डजंट हैव टू रीपे, दैट्स नॉट अ लोन। तो हमें फोकस सब करना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि लोन रीपेमेंट करना हमें लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। राइट रफीक साहब, आप इस पे कमेंट करें कि 4 नए कॉरिडोर ओपन किए जा रहे हैं चाइना की जानिब से। इस पे ऑब्वियसली वो हमेशा से कोऑपरेट करते आ रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत ज़्यादा स्टार्ट से ही हम इंडिपेंडेंस देख रहे हैं। एक अच्छी जो है वो पाकिस्तान की और इनकी बॉन्डिंग है। क्या समझते हैं आप, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा 4 कॉरिडोर्स, और ये बिजनेस कितना कैप्चर करेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि जैसे आपने शुरू में एक कमेंट दिया था कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। Exactly. और दूसरी बात ये है कि चाइना कोई हमारा चाचा मामा तो है नहीं जो इन्वेस्ट करेगा या हमें लोन देगा। उनको भी बहुत ठीक ठाक फ़ायदे हैं इससे। उनके जो ऑयल की पाइपलाइन वगैरह, जो गैस की वगैरह, कॉस्ट कम हो जाती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये उनके मफाद में भी उतना ही है जितना हमारे मफाद में, अगर ज़्यादा नहीं तो। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी, देखें ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसके अंदर हमें 3-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो मर्चेंट साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें FDI कितना है और लोन का पोर्शन कितना है। लोन आपको हमेशा नुकसान देता है, इसलिए कि यू हैव टू रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। और आप उसको चाहे रीनिगोशिएट करें, उसको एक्सटेंड कराएं, वो सब बात देना तो है ना आपने, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें इसके अंदर हमारी यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें देखना चाहिए कि इसमें हमारी HR ट्रेन हो रही है नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है। टर्म्स पे बात करनी चाहिए, जैसे कि ये अभी दोबारा भी बातचीत की गई है और काफ़ी इसको रीनिगोशिएट किया गया है। हाँ, इट हैज़ टू बी विन विन सिचुएशन, क्योंकि अगर हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, हमारे यंगस्टर्स जो हैं उसके अंदर ट्रेन नहीं हो रहे हैं, हमारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है, वो कुछ सीख नहीं रहे, तो वाई आर वी टेकिंग दिस लोन एंड पेइंग इंटरेस्ट, वाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। ये सारे सवालात हैं जिसका जवाब, बेनिफिट्स अनडाउटफुली ट्रेमेंडस हैं, मगर बात ये होती है ना कि एक अच्छी चीज़ होती है, अगर आपको पता ही नहीं कि उस अच्छी चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना, तो उसका तो कसूर नहीं है ना अच्छी चीज़ का, कसूर तो हमारा है। तो वी नीड, दिस इज द रीजन कि अभी हम देख रहे हैं काम भी स्पीड अप हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी गवादर गए थे फ्लड से पहले, उन्होंने भी देखा हर एक चीज़ में ना हमारा रोना पता है क्या है, वो ये होता है कि हम टाइम पे कोई चीज़ कंप्लीट नहीं करते हैं। आप ये CPEC तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अब यहाँ रोडों के, डैम्स के और उसके पुलों के कंस्ट्रक्शन का हाल देखें ना, कोई चीज़ टाइम पे कंप्लीट हुई है और होता क्या है, 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये की पड़ जाती है आपको, अगर टाइमली नहीं होती ऑब्वियसली, ठीक है। इन्फ्लेशन तो है ना, तो वो तो इन्फ्लेशन तो आपको हिट करता है। तो ये टाइमली कंप्लीट होना इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। बीच में चाइना से थोड़ी सी नाराज़गी भी इस वजह से हुई थी उनकी तरफ से कि यार ये आपके यहाँ कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं होती। दिस इज द रीजन अब फास्ट पेस पे काम लाया जाए और तरीके से किया जाए। ML1 प्रोजेक्ट का भी इसलिए बोला गया। आप समझते हैं कि इसको थोड़ा सा जस्ट देखें, कीप योर आइज ऑन इट। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक तो जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको आप इसका चार्ज दें, एंड देन दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट, राइट। जब तक क्वालिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी साथ साथ नहीं होगी, आप किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं उठा सकोगे, चाहे CPEC हो, चाहे FPEC हो, चाहे NPEC हो।
राइट बड़ा डिटेल उन्होंने बता दिया और अग्रेसिवली। अफरोज साहब, एक तो ये कि गवादर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है जो कि चाइनीज़ ऑब्वियसली बना रहे हैं, उनका पाकिस्तान को ये एक तोहफा भी है, और देखा ये जाए तो गवादर के लिए ये वाकई डीप सी पोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट सबसे बड़ा, और एक बहुत ही अच्छा जेस्चर होगा जब यहाँ से जो है वो बिज़नेस स्टार्ट होगा और B2B मार्केट्स देखी जाएंगी। आप समझते हैं कि कितनी ही मार्केट्स ये साइड में जो है वो अपनी ख़त्म कर देंगे आसपास की कंट्रीज़ की, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? और दूसरा ये कि चाइना ऑब्वियसली, जब इन्होंने कहा टाइमली होना चाहिए हर चीज़, जब वो टाइमली अपना कमिटमेंट करते हैं तो वो मिस कमिटमेंट नहीं करते, तो वो 2023 में हमारे हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद हम क्या बिजनेस कैप्चर्स कर पाएंगे? ये देखिए, जैसा रंगूनवाला साहब ने कहा कि वो उनका चाइना के भी बेनिफिट है, और देखें चाइना को एंटर होना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जी। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में एंटर होने के लिए पाकिस्तान एक बीच में आ रहा है, और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। अब चाइनीज़ के अगर प्रोजेक्ट्स आप देखें तो वो मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो बहुत जल्दी टाइम पे हो गए, और अगर वो प्रीवियस गवर्नमेंट में अगर देखें, मैं हमेशा कहता हूँ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर हैड बीन शहबाज शरीफ, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है। आई एम नॉट श्योर अभी वो किस स्पीड पे कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे मसले भी साथ साथ आ जाते हैं, आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट और लॉन्ग मार्च और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीजें देखनी है अब उनको। जैसे जैसे बोलते हैं ना, आप गेम खेलते जाते हैं तो आपके लेवल्स डिफिकल्ट आते जाते हैं। एंड सेकेंडली यू सी, हालांकि चाइना हैज गॉट $3 ट्रिलियन, लेकिन बात वही आ जाती है कि वो कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो अब $10 बिलियन जो हमें इस साल रीपे करना है वो हम रीशेड्यूल करेंगे। तो यू नो चाइना कितना अग्रेसिवली करेगा, वो कह रहे कि भाई जो पुरानी लोन तो आप रीपे नहीं कर पा रहे, रीशेड्यूल कर रहे हैं, तो वो शायद कुछ थोड़ा स्लो हो। इसलिए जैसा मैंने कहा कि उसको फिर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमें लोन रीपे करने क्योंकि में, ये हमारी नीड है जी, क्योंकि अब चाइना की $30 बिलियन की लोन हो गई है और $10 बिलियन तो इस साल हमें देना है। तो ये इसीलिए हमें जो रुपी पे जो प्रेशर रहा है, आज हमें अब कर्व मार्केट में तो डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे आई थिंक बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी हो रहे हैं कि इंपोर्ट्स को ठीक है हमें कंट्रोल करना है, इसलिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट इज द मेन कल्प्रिट। यू नो, $17 बिलियन लास्ट ईयर हो गया, उससे पहले $20 बिलियन हुआ था फिजिकल ईयर 18 में, दैट वाज हाईएस्ट, दिस वाज सेकेंड हाईएस्ट। ये इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आउट हो जाता है। इस साल मैं समझता हूँ जिस तरह से कंट्रोल किया है, जब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने टेक ओवर किया एंड देन इसाक दार, तो मैं समझता हूँ ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $7 बिलियन पे आ जाएगा। 17 से, लास्ट ईयर 17 था, तो रिडक्शन ऑफ $10 बिलियन, इट मीन्स $10 बिलियन हमें किसी और से लेने नहीं होंगे, यू नो। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। ठीक है, मैं समझता हूँ इसमें इन्होंने पॉलिटिकल यानी ये एक सॉर्ट ऑफ एक बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन लिया, इसमें इकोनॉमी को देखा और पब्लिक को नहीं देखा, या यू नो, तो और आखिरी साल में ये इस तरह का चैलेंज लेना, पेट्रोल के प्राइसेस ये सब, लेकिन ये अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो ये हमारे लिए, बिकॉज जो चीज़ आप सस्ती रखेंगे और वो इम्पोर्टेड है और वो उसके लिए आपको डॉलर चाहिए, विच यू कैन नॉट प्रिंट, इवन करेंटली तो आप रुपी भी प्रिंट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर इन IMF लोन, तो IMF डजंट अलाउ कि आप करेंसी भी प्रिंट कर सके। कोई भी अगर IMF से लोन लेता है तो ड्यूरिंग IMF टेन्योर, तो ये कंट्रोल्स किए जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इवेंचुअली हम ग्रे लिस्ट से भी निकले, वाइट लिस्ट में आए। अभी हमें क्लाइमेट चेंज में काफ़ी वो बेनिफिट मिल रहा है, तो बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हो रही है, तो होपफुली आई थिंक थिंग्स विल मूव टुवर्ड्स, यू नो। अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स पे तो नहीं आ रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वाइट लिस्ट में हम आ जाएंगे तो आएगा, लेकिन वंस यू नो योर करेंसी बिकम्स लिटिल बिट स्टेबल, your political situation becomes stable, your economic situation gets stable, तो आप देखेंगे, मैं समझता हूँ कि ये हम डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रहा है। कोई भी गवर्नमेंट आए नेक्स्ट ईयर, जो भी इलेक्शन आता है, आई थिंक वही उसी तरीके से ये इनको चलना चाहिए। नेक्स्ट जो भी आते हैं, जैसे ये अभी पॉलिसीज देखी जा रही है, ये शॉर्ट टेन्योर में 1 साल में फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव मुझे तो ये सही डायरेक्शन चले जब से डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने टेक ओवर किया है। राइट, अब तो इसहाक डार साहब हैं और अभी भी वही पॉलिसीज वही दिखाई दे रही है। रफीक साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, रुपी के ऊपर प्रेशर की बात की है,
अफरोज साहब यही कह रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे इंपोर्ट बिल कम होगा हमारे लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी कि हमारे लिए ऑप्शंस जो है वो अच्छे हो जाते हैं, हमें किसी से बोरो नहीं करना पड़ेगा। क्या दिखाई दे रहा है ये प्रेशर कैसे कम हो, क्योंकि ये तो एक कड़वी गोली है, हर गोली का आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है सामने से। जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट भी आता है जी। तो, या फीडबैक क्या कहते हैं उसे, तो वो भी आता है, तो और वो भी इतना अनहेल्दी होता है कि आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो क्या कहेंगे, कैसे हम प्रेशर कम करेंगे, कैसे इस चीज़ों से निकलेंगे, इस मैस से निकलेंगे? देखिए, इस मौजू पे पिछली बार जब मैं आया था उस पर बात हुई थी। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, या जो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो एक टोटली आउट ऑफ सिंक जो हमारे यहाँ था, उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। और जिसमें जो कोशिशें हुई हैं, मेरा ख्याल है उसको ना मानना मेरा ख्याल है हमाकत होगी। ठीक है, वो जो सही है वो सही है। इस गवर्नमेंट ने आज जैसे आपने कहा कि बहुत बिटर किस्म के पिल्स लिए हैं और लोगों के ऊपर भी बोझ आया है, लोग नाराज़ भी हुए हैं। ऑब्वियसली आपकी जब लिमिटेड इनकम है डिस्पोजेबल, तो उसके ऊपर अब जब प्रेशर आता है तो और भी ज़्यादा तो आदमी परेशान होता है। लेकिन द थिंग इज़ दैट वी मेड सो मेनी मिस्टेक्स इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, 1-2 साल की बात नहीं, सेवरल ईयर्स वी बीन मेकिंग मिस्टेक्स, तो जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, मेरे नज़दीक जो इस वक्त हम लोग बैलेंस कर रहे हैं ना, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे सही मानों में। हम इंपोर्ट तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने बैन किया, जब प्रेशर आया तो हमने कहा अच्छा ठीक है जी, ड्यूटियाँ बढ़ा दो, डिस्करेज करने के लिए इंपोर्ट को। ठीक है, तो आपने 20 की जगह 40 भी कर दिए और आपने 30 की जगह 50 भी कर दिए। ठीक है, उससे ऐसा आपकी इंपोर्ट कम होगी। कुछ आप एलसीआई नहीं खोल रहे तो कहाँ से इंपोर्ट होगी? जब एलसीआई खोलेंगे तो चीज़ें इंपोर्ट होंगी ना। बात सारी है कि आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, बैलेंस उसी सूरत में आता है कि अगर आपका इंपोर्ट है तो आपका एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कहीं ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपके पास सरप्लस हो। इस वक्त मेरे ख्याल में पर्सनली मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें कि हम अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट दें। ठीक है, एक्सपोर्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव हों। कंपेटिटिव किस तरीके से होती है? तो टेक्नोलॉजी, आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जिससे कि आप एफिशिएंटली अपनी प्रोड्यूस कर सकें गुड्स को। दूसरी बात यह है कि आपके पास सर्टेन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, आपको बेसिक नेसेसिटीज होनी चाहिए, है ना। आपके पास गैस नहीं मिलती, ठीक है, या बहुत महंगी हो गई फॉर एग्जांपल, या इलेक्ट्रिसिटी का एक अजीब कहानी होती है। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा है रफीक साहब कि इंडस्ट्रीज को competitive होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ का भी मसला है। एक तो ये, दूसरा ये कि इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन पे कैसे जाएंगी या कम्पिटिटिवनेस को कैसे बढ़ाएंगी जब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होगा। वो भी तो एक इशू है ना। वो तो चाह रहे हैं अपनी मदद आपके उसका सोल्यूशन है ना। आप चाइना वगैरह में देखें ना, उन्होंने कैसे इंडस्ट्रियलाइज किया। तो एक रेगुलर इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पे था, लेकिन इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज थी उसको उन्होंने स्पेशल इंसेंटिव्स दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ इंसेंटिव्स तो दे देते हैं लेकिन इसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। मिसाल के तौर पे आपको अगर गैस, और अभी तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में थे, तो वो तो फिर इशू ही अलग हो जाता है। आप लोगों को जिम्मेदार ठहराए ना। आप जब उनको इंसेंटिव देते हैं तो आप कहेंगे भाई आपका आज एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल $50 मिलियन का है, अगर आप 60 मिलियन पे ले जाएंगे उसको तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। आप 70 पे ले जाएंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब आप चाहे 50 पे थे, आप 45 पे आ जाए, इंसेंटिव आप पूरी ले लेते हैं। राइट, तो कोई आप, दिस इज द इशू, व्हाई शुड दे डू इट? बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। या आपने सही पॉइंट आउट किया, फर्टिलाइजर के ऊपर कितना सब्सिडीज दी गई हैं और कितना ज्यादा दी गई हैं, लेकिन फिर भी आज तक उनके प्राइसेस का जो है और हर साल रोना होता है बजट आने से पहले कि ज़रात मर गई, ज़रात तबाह हो गई, ज़रात को मरा। क्यों नहीं इन्होंने फार्मर्स को आगे बढ़ाया? फर्टिलाइजर की बात करें तो यहाँ पर एक इशू होता है। यू आर वेरी राइट कि है चीज़। अफरोज साहब इसके ऊपर प्लीज़ डू कॉमेंट ऑन दैट कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे लिए नेसेसरी है, दूसरा हमारे पास फिर जोन्स भी डिवाइड नहीं है, ये भी बड़ा मसला है। EPGs की बात करें, हम SEZs की बात करें, बहुत इश्यूज़ हैं। और अगर किसी भी सक्सेसफुल कंट्री की हम हिस्ट्री देखते हैं या फिर उनकी जो एक प्लानिंग देखते हैं, उसके लिए आपको जो सेक्टर्स वाइज जोन डिसाइड है जिस पे ऊपर उनका R&D भी है, जिस पे उनकी सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, ये जो हमें बहुत तेज़ी से, आई टोटली एग्री विद रहमानुल्लाह साहब के एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज ज़रूर हुए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए, लास्ट ईयर वाज लाइक $80 बिलियन की इंपोर्ट थी और $30 बिलियन का एक्सपोर्ट था। यानी $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, दैट वाज 75 ईयर हाई। $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किसी एक साल में नहीं हुआ। तो ये तो हम हमारे लिए, हम सर्वाइवल, हम फाइनेंशियल सर्वाइवल हमारे लिए मुश्किल होता है। तो
लेकिन इंपोर्ट्स में तो क्या, एक्सपोर्ट्स में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान, आपको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने चाहिए, आपको एक डेडिकेटेड एफर्ट्स। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अनस्टेबिलिटी की वजह से ये चीज़ें आई एम नॉट श्योर, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, तो आई डोंट नो कि भाई वो ये सोचे भाई 6-8 महीने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी जो फिर कंटिन्यू कर सके। मुझे आई हैव अ गट फीलिंग कि कि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी वंस द इलेक्शंस आर हेल्ड एंड हूएवर विंस द इलेक्शंस, उसके बाद ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हमने ये एक्चुअली हमें जो हम गलती कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस द पॉलिसी चेंजेस, ये इसी वजह से प्राइमरीली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। हम पहले भी प्रोग्राम में आप भी इसके बारे में कहते रहे, वी शुड हैव अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी, कि भाई तीनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए कि भाई हम 25 साल तक पॉलिसी हम ये चेंज नहीं करेंगे, कोई भी इलेक्शन जीते इसमें कुछ भी ऐड कर ले मगर उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे वो कुछ। किसी तरह। तो देन ओनली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज आपका ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, क्योंकि कहते हैं आज ये गवर्नमेंट है, नेक्स्ट ईयर अगर कोई और गवर्नमेंट आई ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अफरोज साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम व्हाइट लिस्ट में आने के बाद इतनी जो बाइंग होप कर रहे थे वो नहीं हुआ जी। तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो आपने बताया, या फिर नहीं, देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इसलिए फर्क है। फॉर एग्जांपल ICI ने एक प्लांट लगाया है पाकिस्तान में, तो 50 साल से ज़्यादा हो रहे और फिर गए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक्स है वो तो फॉरेनर्स, फॉर देम एनी मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट। आज यहाँ फंड्स लगाए, उनको समझ में नहीं आता है, 6 महीने बाद कहीं और चले गए, वो तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस ट्रांसफर्स है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो प्लांट लगता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आया है जो आना चाहिए बिकॉज ऑफ ग्रे लिस्ट। लेकिन वो उस वक्त आएगा ज़रा जहाँ हमें डॉलर की स्टेबिलिटी ज़रा होगी तो फॉरेनर्स आएंगे, वरना थोड़ा जब तक हमारा रुपी स्टेबल नहीं होगा जब तक फॉरेनर्स ज़रा दूर रहेंगे। अच्छा, जब आपने कहा कि मिफ्ता साहब आए और उन्होंने ये तमाम कुछ मेजर्स लिए और उसके बाद मार्केट में भी एक अच्छी पोजीशन आई, मार्केट ने भी अच्छा बिहेव किया, उसके बाद जैसे आपने FDI का बताया, ऑब्वियसली मैं फॉरेन पोर्टफोलियो की बात कर रही थी उस वक्त, तो फॉरडर्स वॉज नॉट इंटरेस्टेड दैट टाइम कि वो बाइंग करें। फिर जब हमने देखा कि जब मिफ्ता साहब आए और फिर जब ये मेजर्स दिए गए उसके बाद एक अच्छा चंक आया था, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ एक कैओस या एक जो अफरा तफरी मचाने की कोशिश की उसकी वजह से भी थोड़ा सा ड्राई हो गई मार्केट तो सेंटिमेंट से होती है ना? नहीं, बिल्कुल। हमारी मार्केट एक्चुअली वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आज ही किसी को बता रहा था या कि हमारी मार्केट इनफैक्ट किसी से मीटिंग थी यहाँ आने से पहले, तो आई वाज शेयरिंग विद हिम कि भाई हमारी मार्केट जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल से मेजर किया जाता है, इससे सस्ती मार्केट तो 75 साल में हुई नहीं है। 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स सिर्फ 3 दफ़ा हुआ है, 98 में मई 98 जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, 2008 में जब सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस भी, और करंटली, तो इससे सस्ती मार्केट नहीं है। लेकिन वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से हमारी मार्केट में अभी भी 50,000 का मैं समझता हूँ फेयर मार्केट इंडेक्स है, प्रोवाइडेड कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ हो जाए एक दफ़ा। चलें जी, हमारे साथ ओवर कॉल मुजीब कमरानी साहब मौजूद हैं, आप DG हैं CPEC चेयरमैन अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं DG हूँ गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। सर, सबसे पहले खुशामदीद प्रोग्राम के अंदर ये बताइए कि क्या दिखाई दे रहा है, न्यू 4 कॉरिडोर्स ओपन होने की बात हो रही है, चाइना की जानिब से अगेन पाकिस्तान के लिए एक फ्रेंडली जेस्चर रखा गया है, कितना इम्पोर्टेंट है ये दोनों कंट्रीज के लिए? जी ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट की तो ये प्रायोरिटी में है कि गवादर की डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर और ओवरऑल CPEC की जो है ना ये सक्सेस जो है ना ये टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। और वेरी रिसेंटली आपको पता ही होगा कि CPEC के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे हो गए हैं, जिसमें तो न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको जो इसकी कंप्लीशन थी सितंबर 2023, उसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब जब लास्ट टाइम वेरी रिसेंटली चाइना गए थे तो चाइनीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा सा अर्ली कर लें, और उस पर भी चाइनीज गवर्नमेंट एग्री हो गई है। और उसके साथ साथ जितने भी जो बिजली के जो डेवलपमेंट है कि 2023 से 24/7 जो है ना वो बिजली जो है ना वो गवादर में अवेलेबल होगी।
जीरो लोड शेडिंग होगी इंशाल्लाह। उसके साथ साथ वाटर का जो प्रोजेक्ट था प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल डायरेक्शंस पे, वो भी ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है। तो जो जो बुनियादी जो मसाइल थे ग्वादर के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से बिल्कुल पूरे हल होते नजर आ रहे हैं। और साथ साथ में ये जो कॉरिडोर ओपन होंगे इससे डेफिनेटली सीपेक को भी बूस्ट मिलेगा और साथ साथ ग्वादर की डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। वेल मुजीब साहब, ये तो बड़ी खुशाइन बात है जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारे जो इश्यूज थे गवादर की अगर हद तक की बात है तो ये सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉरिडोर्स की बात करें तो क्या बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को जब ये ओपन होंगे और कितना टाइम लगेगा आप समझते हैं? क्योंकि 2023 तक आपने कहा गवादर के तो इश्यूज सारे सब चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। देखिए ना, ग्वादर बेसिकली सीपेक का तो हम कहते हैं क्राउन ज्यूस है। सीपेक स्टार्ट यहीं से होता है और एंड भी यहीं होता है। और जब तक ग्वादर डेवलप नहीं होता तो इस तरह सीपेक की सक्सेस हम समझते हैं इस तरह से नहीं होगी। तो पहले मरले में तो ये है कि जैसे आप फरमा रही हैं कि जैसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है और इनके उससे जो है ना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेलेबल होंगी। और यहाँ पे जो है ना कंट्री टू कंट्री जो है ना ये जो है ना कोऑर्डिनेशन में और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इन्वेस्टमेंट में मदद मिलेगी और ओवरऑल काम होता हुआ दिखाई दे रहा है सीपैक के हवाले से। साथ साथ ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए कि ये जो कराची टू पेशावर ML1 प्रोजेक्ट होगा वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें लॉजिस्टिक्स के हवाले से कुछ काम किया जा रहा है? जी, लॉजिस्टिक के हवाले से तो आपको पता ही होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन ऑलरेडी ग्वादर से कनेक्टेड है। वो एक एमेट का जो प्रोजेक्ट है जो वो शाप से थ्रू आवारान जाना है, तो उससे भी फास्ट ट्रैक पे काम स्टार्ट हो गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। और वंस ग्वादर गेट कनेक्टेड विद द होल वर्ल्ड वाया रोड, सी एंड जो है वो एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ग्वादर पूरी दुनिया के लिए ओपन हो जाएगा। वेल थैंक यू सो मच मुजीबुर रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओवरऑल आज के दिन हम सीपैक के हवाले से इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 4 कॉरिडोर्स ओपन हुए हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि जब हम स्पीड अप करने की बात करते हैं सीपैक को, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक्सपोर्ट्स है या फिर बिजनेसेस हैं वो स्पीड अप हो रहे हैं और यही पाकिस्तान के लिए नीड है। अफरोज साहब भी मौजूद हैं, रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद बात करते हैं। रफ़ीक साहब, एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है और एक्सपोर्ट्स थ्रू सीपैक भी बढ़ सकती है क्योंकि देखें ना, फ्रेट हमें सस्ता हो जाता है, हमारे लिए रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू रोड हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो आसानियाँ क्रिएट करती हैं। देखें कि पजल होता है ना, उसके कई पीसेस होते हैं जी। ये सीपैक इज़ वन पीस, ठीक है ना। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो रोड का या आपका सी फ्रेट टाइम शॉर्ट हो जाए, सस्ता हो जाए सभी जगह पे, लेकिन आपके पास माल भी है बेचने के लिए कि नहीं, आपके पास माल भी उस क्वालिटी का है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके। रफीक साहब, आज भी अगर फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है तो बॉल्स पाकिस्तान से जा रही हैं। हम इसी में खुश हैं। पाकिस्तान, वी आर हैप्पी बट वी हैव टू डू मोर। इट्स एन ऑनर। देखिए मैं आपको बात करूं ओवरऑल की, जी। हमारी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इसके अंदर अपग्रेडेशन के अंदर, वो नहीं हो पा रही है। हमारी HR के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। वही मैं कह रहा, देखें आज आप तैयारी करते हैं ना, तो कल आप महीना, साल बाद, 2 साल बाद जाके उसका बेनिफिट उठाते हैं। चाइना ने कतर से एक एग्रीमेंट किया है जिसमें उन्होंने 20 इयर्स के लिए LNG ली है, तो हमें भी कुछ ऐसा विजनरी, जैसे कि अफरोज साहब ने कहा कि 25 इयर्स 30 इयर्स की प्लानिंग करनी चाहिए, अब वक्त आ गया। बिल्कुल, दुनिया भर में होती है। कोई भी आप तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, वो ओवरनाइट तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन गया। हाँ, क्या आज प्लानिंग की और हाँ, कल उसका रिजल्ट अब आ गया। आपको याद है डार्क एजेस में देखें यूरोप का क्या हाल था, आज यूरोप कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। अमेरिका तो वो आपस का सिविल वॉर से उनको फुर्सत नहीं हो रही थी जी। साउथ और नॉर्थ की जो जंग चल रही थी, ठीक है, तो वो सब आगे कैसे बढ़े, वो प्लानिंग से दे स्टक टू देयर प्लान, ठीक है, एंड दे मेड इट थ्रू। हमें भी वही करना पड़ेगा अगर हमने आगे जाना है। तो वहाँ इसी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करते रहेंगे, हर नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपना बाजा बजाएगी, गाना सुनाएगी और वो फिर या तो चली जाएगी या फिर एक और टर्म के लिए आ जाएगी। तो करके भी दिखाए ना, जैसे अभी कुछ बिटर हम ले रहे हैं, जब पिल्स तो आपने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, मगर उसकी कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, एक पॉलिसी बन के अग्री हो जाना चाहिए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और लॉन्ग टर्म पे। आप देखें अमेरिका की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आए या रिपब्लिकन, इनकी मेजर पॉलिसियां चेंज नहीं होती हैं। ब्रिटिश के कितने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कितनी बार ऑफर भी की है कि आप जब ऑपोजिशन में थे वो उस वक्त भी ऑफर की कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, जैसा आपने जिक्र किया, पॉलिसीज चेंज ना हो, पॉलिसीज वही रहे 20 साल 30 साल, ताकि मुल्क तरक्की करे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना अपने से आगे सोचें। एग्जैक्टली।
अपनी शख्सियत, अपने पावर ग्रैबिंग की जो उनकी अपनी ख्वाहिश personality से आगे निकल के है, पार्ट ऑफ द गेम, Right. ठीक है, लेकिन वो पहले मुल्क को पहले रखें, सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान और मुल्क के मफाद को सबसे पहले सबसे आगे रखें। और ये चीज़ें तो होती रहती हैं, हर मुल्क में हर जगह होती है, कौन सी नई बात है, राइट, ठीक है ना। तो ये जब तक नहीं होगा हम लोग अपने से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी ईगो को पीछे रख के मुल्क के मफाद को नहीं देखेंगे, अपनी शख्सियत परस्ती से बाहर नहीं आएंगे तो ये तो हम यही बातें करते रहेंगे। अगर 4 साल बाद भी जिंदा रहे और 10 साल बाद भी जिंदा हुए तो यही बातें करते रहेंगे, होना कुछ हम नहीं है। रहे ना रहे, मुल्क तो चलना चाहिए, मुल्क तरक्की करना चाहिए। अफरोज साहब प्लीज इसके ऊपर कमेंट करें। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और जैसे कि अभी डीजी साहब ने भी कहा कि ऑब्वियसली सीपैक जो है वाकई गेम चेंजर क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया कि ये वाकई चेंज कर रहा है सारी चीज़ें। फ्रेड आपकी कॉस्ट कम हो रही है और साथ साथ आपके लिए ये एक ऑप्शंस आ गए हैं रेवोल्यूशनरी तौर पे कि आप इंडस्ट्रीज लगाएं और वेस्ट में अपना काम करें। देखिए, मैं समझता हूँ डीजी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा बताया। देखिए, सिंगापुर आप देख लें या दुबई देख लें, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं है, ये री एक्सपोर्ट मार्केट्स है। री एक्सपोर्ट की वजह से आज सिंगापुर विल बी सरप्राइज कि 5.7 मिलियन की पॉपुलेशन है और ओवर $200 बिलियन के रिजर्व्स हैं इनका, तो 57 लाख की पॉपुलेशन। अब वो री एक्सपोर्ट, तो ये ग्वादर जो है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो, क्योंकि चाइना के जाहिर है कि चाइना विल नॉट ओनली डिपेंड ऑन USA जो एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना वांट टू के वो जो कॉन्फ्लिक्ट भी एक किस्म का हो रहा है कि किसी तरह वो न्यू दे आर लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स, तो ये पाकिस्तान विल बिकम अ हब फॉर री एक्सपोर्ट। तो री एक्सपोर्ट वो जो है आपके वो एक्सपोर्ट में की फिगर्स में इनफैक्ट आ जाती है कि यहाँ से IP आपकी वो री एक्सपोर्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये ग्वादर सी पोर्ट और एयरपोर्ट विल बी अ गेम चेंजर। तो ये तो बहुत मुझे खुशी हुई इनसे सुन के कि ये इतनी अब स्पीड में ये काम हो रहा है, बिकॉज आई हैड बीन टू ग्वादर इन 2016 जब भी काफ़ी काम हो रहा था, अब ये दोबारा इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, तो बहुत खुशाइन बात है जी। वेल, गुफ्तगू जारी रखते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,59,000, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,36,320 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर $1,746.22। ऑयल WTI पर बैरल 80.54, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $87.98। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 242 रुपीज़, सेलिंग वॉज 244 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 278.7, सेलिंग वॉज 281.5। US डॉलर बाइंग रही 228.75, सेलिंग वॉज 231 रुपीज़। चाइनीज़ यॉन बाइंग रही 31.28, सेलिंग वॉज 31.53। सऊदी रियाल बाइंग रही 63.2, सेलिंग वॉज 63.8। यूएई दिरहम बाइंग एट 65.3, सेलिंग वॉज 65.9। कुवैत दिनार बाइंग रही $726.21 and selling was 731.21. Omani Riyal buying रही 582.04, selling was 586.54। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस हमें एक अच्छी न्यूज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल के लिए सबसे अच्छी खुशाइन बात दिखाई दे रही है। अफरोज साहब भी मौजूद हैं और रफ़ीक साहब भी। अफरोज साहब, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से ही बात करते हैं और इकोनॉमिक ट्रिगर्स नियर टर्म में क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये ऑयल प्राइसेस जो नीचे आ रही है, ये बहुत ही इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज वी स्पेंड लाइक $23 बिलियन ऑन इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगेन इट वाज अ 75-year हाई जो लास्ट ईयर। तो वो आई थिंक ये खुशाइन बात है। यूक्रेन वॉर की वजह से प्राइमरीली ब्रेंट हैड गॉन अप टू $140। ऑयल के लिए प्रेडिक्शन मौजूद थी कि ये बैकफुट होगा, तो दिस इज ट्रू कि ये बैकफुट ही हो रहा है या ये फिर एक जंप लेगा? नहीं, देखें, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती है ना, तो वो शेल ऑयल का भी जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो हालांकि यूक्रेन वॉर तो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन चाइना में भी करंटली कोविड फिर वापस से जो है वो आए, तो उसकी वजह से भी एक ऑयल में प्रेशर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि द वर्ल्ड इकोनॉमी इज़ गोइंग थ्रू रिसेशन एज वेल। तो ये ऑयल प्राइसेस अब मुझे नहीं लग रहा है कि इन द नियर फ्यूचर वो $100 दोबारा क्रॉस करे। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन बात ब्लेसिंग है। और न्यू नियर टर्म में आपको ट्रिगर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? न्यू ट्रिगर्स कोई
इकोनॉमी के हवाले से? इकोनॉमी के हवाले से बस ये इंपोर्ट्स में इनफैक्ट इनका ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और ये हमें जो रीशेड्यूल बायलैटरल कंट्रीज की है, और आईएमएफ ने थोड़ा कुछ डेफर किया है मीटिंग आईएमएफ से, जो नेक्स्ट ट्रांच है वो हमें किसी तरह वो मिल जाए, तो आई थिंक ये फिर जो कुछ इन्फ्लोज आ जाए, कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाए। सुकुक बॉन्ड दिसंबर में जो है वो, देखिए ये तो हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ, ये जिसके बारे में काफी एक ये chaos फैलाया जा रहा है। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, आई थिंक इट इज वेस्टर्न प्लस इंडियन प्रोपेगेंडा। ये इस तरह से कि कल 92% ये द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान, there is a 92% probability that Pakistan will default. I don't think so. 5 December is only 10 days away. $8 billion रिजर्व्स है, $1 billion कमर्शियल पेपर को तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक दार ने भी कह चुके हैं, इसको हम ऑनर करेंगे बायलैटरल कंट्रीज, बिकॉज कमर्शियल पेपर में देयर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बायलैटरल में तो एक कंट्री का ताल्लुक है जिससे हम बातचीत करेंगे और रीशेड्यूल कर लेंगे। हमने कामयाबी हुई भी है सऊदी अरेबिया से $3 billion की। हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे ना मैं कि ये सारी चीजें बिल्कुल सेट हो। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। रफीक साहब प्लीज। देखिए, लोगों को जो है ना, पहली बात तो ये है, लोगों इसमें का आपको काम कहना है है कि बातें हमें करना। अपने ज़ाती मफाद से मुल्क को बड़ा रखना पड़ेगा, मुल्क को आगे रखना पड़ेगा। हम अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों को, आप मुझसे बेहतर समझती हैं, मीडिया में एक चीज़ को कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन तो बहुत क्लियर है, एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला जो है वो उसको समझते हुए भी ना समझे, और आप उसको जो कहना चाहें वो समझ जाए, हाँ। ठीक है ना। तो ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चली है। कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा पाकिस्तान, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान मुस्तहकम रहेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारे लोगों को हमारे अपने मुल्क के अंदर फेथ होना चाहिए। ठीक है, डिफिकल्टीज आती हैं, कहाँ नहीं आती हैं यार, घरों में भी आती हैं, सब जगह आती हैं। तो क्या हम घर छोड़ के चले जाते हैं, या अपने घर वालों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, या अपने घर को आग लगा देते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमें चाहिए कि हम ये डिसइंफॉर्मेशन को ख़त्म करें और उसको समझने की कोशिश करें। कोई हमसे अगर कोई बात कहता है तो वो बात है क्या जो हमसे कह रहा है। अब जैसे मर्चेंट साहब ने कहा कि यार ये तो मतलब बॉन्ड है, हो तो हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी रकम थोड़ी है। पाकिस्तान ऑनर करेगा इससे। हाँ, पाकिस्तान ने कब कोई चीज और इससे कोई मुल्क बैंकरप्ट नहीं हो जाता, समझ गए आप। तो ये कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल खाली हो गए हैं। कोई श्रीलंका वाली हालत इंशाल्लाह नहीं होनी, ठीक है। ये हमारा मुल्क इंशाल्लाह सही रास्ते पे चल पड़ा है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे और भी बेहतरी आएगी। और दुश्मनों का तो काम है मत थ्रो करना, तो ऑब्वियसली उनका वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम घर के दुश्मनों का मसला है ना, बाहर के दुश्मन तो जो करते हैं करें, कि हमारे जो घर के दुश्मन हैं उनका क्या करेंगे, उनको समझना चाहिए ना। और हमारे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को पुश बैक करें कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, इस तरीके से मुल्क का नुकसान कर रहे हो। मुल्क के अंदर देखें ना, अगर आवाम के अंदर मायूसी आ जाती है तो आपका इसका जो ट्रिगर है ना, हर जगह आपको नजर आएगा। आपके फाइनेंशियल मार्केट तो होगी, आपकी रियल एस्टेट मार्केट है, आपकी कमोडिटी मार्केट है, हर जगह इशू आएंगे यार। इसका नुकसान एंड ऑफ द हमारे मुल्क को ही होगा, हमारे लोगों को होगा, न्यू जनरेशन को होगा। बिल्कुल। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि तमाम हालात बेहतर हो। तो अफरोज साहब मौजूद हैं, तो मैं मार्केट के हवाले से पूछना चाहूँगी। स्टॉक मार्केट अफरोज साहब क्या दिखाई दे रहा है, और इस वीक के अंदर जो है नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं मार्केट के? देखिए, दो चीज़ें, जो एक तो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट होपफुली हो जाएगा स्मूथली, एंड जो ये रैली है वो अननेसेसरीली जो है, मैं तो समझता हूँ कि आई लाइक द यूएस पॉलिसी कि भाई इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले आप, ठीक है, वो भी आके आप डिबेट करें टेलीविजन पे। ये प्रोसेशंस और रैलीज और इट्स वेस्टेज ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑफ पीपल्स मनी, यू नो, एंड वो शायद फ्लड में पैसा यूज़ हुआ है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए कि ये क्या 5 साल आप रैली और प्रोसेशंस और लॉन्ग मार्च करते रहेंगे। तो ये इससे मैं समझता हूँ मुल्क को बहुत नुकसान होता है, एंड इस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जानी चाहिए। आप टीवी में आके डिबेट करें, यूएसए में जैसे होते हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों आके, हर मीडिया चैनल, प्राइवेट चैनल्स भी उनको करता है और डिबेट करता है, जो आप घर पे बैठ के उसको सुकून से देखे करें। तो ये तो दे आर रिच कंट्रीज एंड दे आर डूइंग इट, वी आर अ पुअर कंट्री, व्हाई स्पेंड सो मच पीपल्स मनी, पीपल्स टाइम एंड एफर्ट्स। ये दोनों ज़रा सेटल हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारी मार्केट, तो मैं कहा इससे नीचे तो मार्केट गई नहीं है। ये नहीं कह सकते ऐसे। इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे सर, न्यू इन्वेस्टर्स जो मार्केट में देखते हैं और देखते हैं कि नंबर्स बढ़ रहे हैं मगर आना हमेशा, आपको पता है, वी हैव ऑलवेज एडवोकेटेड कि भाई आप जो
स्टॉक्स आप अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछें कि साल में 2 से 4 मरतबा डिविडेंड कौन सी कंपनीज देती है, वो करें सेव स्टॉक। अगर मार्केट नीचे भी है तो उनको डिविडेंड तो मिलता रहेगा 2 से 4 मरतबा। अगर वैसे ही let's say- free हो जाना हाँ, है आपका तो script। वो ये हम ब्लू चिप्स में ही हम रेकमेंड करते रहे हमेशा हिस्टोरिकली, और वही क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर के लिए तो और, क्योंकि वो ये गैम्बलिंग और ये कैपिटल गेन के चक्कर में रहेगा, उसकी तो कैपेसिटी भी नहीं है जी। बड़े इन्वेस्टर की तो कैपेसिटी है, छोटे की तो इन्वेस्ट कैपेसिटी नहीं है। हमारे आई थिंक सुनने वाले मैं समझता हूँ स्मॉल इन्वेस्टर्स भी बहुत है, तो इनको बहुत मोहतात और डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, चलें जी रफीक देखिए, साहब मैं प्लीज mid-80s स्टॉक के में- हवाले से बोलना हाँ, चाह रहे हैं। अमेरिका के अंदर वो .com बबल बस्ट हुआ था। यानी ये हालत हुई थी कि बहुत जी। से रिटायरीज जो थे, जो सुबह मिलियनर थे, रात को बैंकरप्ट हो चुके थे जब अच्छा। मार्केट बंद, इतना बुरा हाल हो चुका था। मैं आपको एक एग्जांपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो चले गए थे अपने स्टॉक ब्रोकर्स के ऑफिस में, उनको गोली मारी थी और खुद बिल्डिंगों से छलांग लगा दी थी, खुदकुशी कर ली थी। यानी ये हालत हो गई थी। तो मैं यूजुअली विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जो एक्सपर्ट्स आते हैं ना टीवी में, उनको सुनता नहीं हूँ मैं। अगर वो कहते हैं ना कि खरीदो, तो मैं सोचने लगता हूँ कि यार ये बेचने का टाइम है शायद। अगर वो कहते हैं कि बेचो, तो मैं कहता हूँ यार कोई इसमें गेम है, इसको खरीदने के लिए तो देखो। इसकी एडवाइस ये कि मेरी आप पर्सनल है यार, विद ड्यू Right, रिस्पेक्ट, मैंने हाँ। पहले ही कह दिया था, माइंड नहीं कीजिएगा। तो वो एक ने मुझे एक ऐसी बात कही थी उस वक्त, जो मैंने सुनी थी, तो मुझे आज तक मेरे जहन में। उसने कहा था पहली बात तो ये कि स्टॉक मार्केट में आप जो है वो उधार के पैसे से न जाएं, जी, या उस पैसे से न Leverage पे जाएं, ना जाएं, हाँ। हाँ, उस पैसे से न जाएं जिसको आप लूज नहीं कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते, तो आप स्टॉक मार्केट में न जाएं। ठीक है, एक चीज़ तो उसने ये कही थी। दूसरी चीज़ उसने कहा था कि उस पैसे को इन्वेस्ट ना करें जिसका आपको के शॉर्ट टर्म में ज़रूरत हो। अच्छा, यहाँ हमारी मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, वहाँ मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। कैसे वहाँ पे मॉर्गेज की पेमेंट करनी है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, वहाँ कॉलेजेस की फ़ीस भी हज़ारों डॉलर में होती है ना, और या कोई मेडिकल प्रोसीजर है जो इंश्योरेंस कवर नहीं करा, तो आपको उसको पे करना है। तो कहने लगे इस तरह के पैसे स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। तो मैंने एक चीज़ अपनी तरफ से उसमें ऐड की कि अगर आपको रातों रात अमीर बनना है, तो आप स्टॉक मार्केट में ना जाएं, आप कसिनो चले जाएं। आज चले या पार हो अफरोज जाएगा। साहब, अब इतने सारे इसके बाद अब आपको ये परसेप्शन थोड़ा व्यूअर्स के लिए दुरुस्त करना है। आई टोटली एग्री विद रंगूनवाला's कमेंट्स। जी अच्छा। बोले। हाँ, अच्छा, कौन से जो सेक्टर हैं वो आजकल आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं जिसके अंदर हम बाइंग करें? देखिए जो अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स पिछले साल जो सेक्टर्स में इंक्रीज, इनफैक्ट एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, बिकॉज आपकी इकोनॉमी तो बढ़ते जा रही है ना, Exactly. ग्रोथ होता जा रहा है। ठीक है, कम ग्रोथ हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो जो बैंकिंग सेक्टर विच इज़ ऑलवेज माय फेवरेट सेक्टर, विच गिव्स यू टॉप 10 बैंक्स जो है हर साल आपको 2 से 4 मरतबा डिविडेंड देते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो काफ़ी बिकॉज एग्रीकल्चर के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये 2 सेक्टर मुझे, एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जो है ENP। उसमें, हाँ वो ENP, ये 3-4 सेक्टर जो है इस वक्त, बिकॉज देखें जो सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं जैसे में सीमेंट और आयरन स्टील है, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में वो इतना परफॉर्म नहीं करते। तो Right. ये 3 सेक्टर दे आर सेफ। वेल, वन लाइन सर रफीक IT साहब। sector. IT I'm a sector। big wire. I Yeah. forgot IT Okay. sector. I'm sorry, I forgot IT sector. IT sector, IT phenomenal sector performance। is definitely एक्सपोर्ट की वजह से, और they Dollar में। are doing very well। वेल, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज बात करके। रफीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अफरोज साहब आप भी थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें सी पैक के हवाले से जो एक मेन फोकस रहा हमारा, 4 कॉरिडोर्स ओपन हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन नेसेसरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो जॉब क्रिएशन होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो इसी पर हमारा फोकस भी रहा और होपफुली आने वाले दिनों में ये तमाम काम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।